प्रिपरेशन मेथड में नेक्स्ट स्टेशन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। देखो, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं, नाइट्रस एसिड की अगर बात की जाए तो इट इज HNO2। सो व्हेन प्राइमरी अमाइन इज रिएक्टेड विद HNO2, product of the reaction is alcohol plus N2 gas is released in the process। आप ध्यान देना, अगर आप प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं तो इस केस में प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्कोहल और N2 गैस इस रिएक्शन में रिलीज होती है। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एरो पर मैंने लिखा है सोडियम नाइट्राइट प्लस एक्वस HCl। इसका क्या पर्पज है, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में करने की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने यहां पर एरो पर सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl क्यों मेंशन किया है। तो आप याद करें, हमने पहले भी कुछ ऐसे रिएजेंट्स की बात की है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके नहीं रखे जाते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड इन सिटू, दैट इज एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन दे आर प्रिपेयर्ड। ऐसे रिएजेंट्स की अगर बात की जाए तो आप याद करें HOBr, ये पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था। HOBr इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिटू और उसके लिए हम मिक्स करते हैं ब्रोमीन प्लस वाटर। और भी रिएजेंट्स हैं, आप याद करें NaOX, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग NaOH प्लस H2, PbR3 दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। ठीक वैसे ही अगर नाइट्रस एसिड की भी बात की जाए तो ध्यान देना, नाइट्रस एसिड को बनाकर नहीं रखा जाता है, नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड इन सिटू ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि नाइट्रस एसिड के बारे में आप जानते हैं, नाइट्रस एसिड को हम बनाकर इसलिए नहीं रखते हैं, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, तो जब भी हमें नाइट्रस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है हम इसे ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं। और ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर में क्या लेंगे, तो रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रस एसिड के लिए हम मिक्स करते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो आप ध्यान देना, अगर हमें अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में गिवन है तो फिर अंडरस्टूड है, नाइट्रस एसिड के रिस्पेक्ट में अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ये कंफर्म है कि अमाइन की रिएक्शन हम एक्चुअल में किसके साथ में ले रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ में। क्लियर हो रही बात है। तो ये रीजन है कि यहां पर हमने सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लिखा है, क्योंकि नाइट्रस एसिड मतलब अंडरस्टूड है, हमने मिक्स किया होगा सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, और यहां पर हम सॉल्वेंट कंडीशन में वाटर यूज कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि रिएक्शन ऑफ अमाइन विद नाइट्रस एसिड टू प्रिपेयर अल्कोहल, तो इट इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ अमाइन विद सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl इन एक्वस मीडियम, राइट। अब आप ध्यान देना, किस तरह से अल्कोहल फॉर्मेशन होगा ये मैं आपको क्लियर करता हूं, आप सुनिए इस बात को। देखो, सोडियम नाइट्रेट और HCl जब आप मिक्स करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, इसका पर्पस क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन, इसी के लिए तो हमने सोडियम नाइट्रेट और HCl मिक्स किया है ना। तो होता क्या, देखो, सोडियम नाइट्रेट एंड HCl विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रस एसिड प्लस NaCl। ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं नाइट्रस एसिड प्लस NaCl। अब आप ध्यान देना, देखो, जैसे ही नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्या मैं कह सकता हूं, रिएक्शन मिक्सचर में दो तरह के एसिड्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है, दो एसिड्स कौन से, एक तो नाइट्रस एसिड और एक जो हमने HCl मिक्स किया है। नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन तो इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन से होगा, और HCl हम ऑलरेडी मिक्स कर रहे हैं, तो देयर विल बी मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। और ये शायद आप जानते हो कि अगर हमारे पास दो एसिड्स का मिक्सचर है तो उस मिक्सचर ऑफ एसिड में जो वीकर एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में एज अ बेस बिहेव करता है। ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा, इन स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया वीक एसिड बिहेव्स एज अ बेस, राइट। तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं, देखो यहां पर कि HCl और नाइट्रस एसिड की अगर हम बात करें तो HCl और नाइट्रस एसिड में क्या मैं कह सकता हूं, नाइट्रस एसिड इज वीकर एसिड देन HCl। ध्यान देना, यहां पर नाइट्रस एसिड वीकर एसिड है और HCl की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड एज अ बेस बिहेव करता है, तो फिर तो नाइट्रस एसिड बीइंग अ वीकर एसिड विल बिहेव एज अ बेस, और ये अगर एज अ बेस बिहेव करेगा स्ट्रॉन्गर एसिड की प्रेजेंस में, दैट विल बिहेव एज एन एसिड, तो फिर तो इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन तो हमेशा प्रेफर होती है, और उस केस में क्या होगा, बेस एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा। और अब आप देखो, जैसे ये एज अ बेस HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा
ये H+ जब यहां पर ऐड होगा तो देखो इस केस में हम बात कर सकते हैं लोन पेयर डोनर इज न्यूट्रल ऑक्सीजन, और जब न्यूट्रल ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा तो फिर तो यहां पर फॉर्मेशन होगा O पॉजिटिव का, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्सीजन अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो आफ्टर डोनेटिंग लोन पेयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और ये अगर पॉजिटिवली चार्ज बना तो फिर यहां से H2O लीव कर जाएगा, और इस H2O के लीव करने के साथ में यहां पर फॉर्मेशन होगा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव का, नाइट्रोसोनियम आयन। और ध्यान देना फिर ये नाइट्रोसोनियम आयन जो होगा वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा इस अमाइन से, बिकॉज अमाइन बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात ध्यान देना, देखो मैंने आपसे कहा कि नाइट्रस एसिड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो नाइट्रस एसिड तो लेबोरेटरी में हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि वो तो इनसिट्यू प्रिपेयर किया जाता है, और उसके लिए हम क्या मिक्स करेंगे, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोडियम नाइट्रेट और HCl मिक्स करेंगे तो दे विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रस एसिड, और जब नाइट्रस एसिड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की प्रेजेंस में वो एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के साथ में ये प्रोसेस होगा और यहां पर NO+ का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं देखो कि जहां भी आप किसी भी रिएक्शन में, अगर आप किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में ले रहे हैं, आपको कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन गिवन है और उसमें कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ में ले रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं हर उस रिएक्शन में जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड के साथ में ले रहे हैं, वहां पर ये दोनों रिएक्शंस तो, ये दोनों स्टेप्स तो इन्वॉल्व रहेंगी। क्योंकि अगर मैं कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको गिवन है और सब उसमें एक कंपाउंड आपको X दिया जा रहा है, और उस कंपाउंड X की रिएक्शन आपको नाइट्रस एसिड के साथ में लेना है, अब आप क्या करोगे, नाइट्रस एसिड के लिए आप मिक्स करोगे सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, और जब आप ये दोनों कंपाउंड मिक्स करोगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाएंगे, और जब नाइट्रस एसिड बनेगा तो HCl के साथ एसिड बेस करेगा, और एसिड बेस करेगा तो NO+ बनाएगा। मतलब एक बात तो पक्का है देखो कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड X की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड के साथ में करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन में NO+ का फॉर्मेशन होगा, और ये NO+ फिर आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक जनरल कांसेप्ट आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में माइंड में रख सकते हैं कि रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ नाइट्रस एसिड इज NO+। नाइट्रस एसिड की जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है वो NO+ होती है, जो कि नाइट्रस एसिड का मतलब ये है, और अगर नाइट्रस एसिड का मतलब ये है तो फिर ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएंगे और ये बनेगा, तो फिर इसके एसिड बेस से अल्टीमेटली NO+ मिलेगा। तो ये एक जनरल कांसेप्ट आप माइंड में रखिए। देखो आप समझ लें कि ये तो नाइट्रस एसिड की फर्स्ट स्टेशन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले कोई नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हमने डिस्कस की नहीं है। अगर हमने नाइट्रस एसिड की कोई रिएक्शन पहले डिस्कस की होती तो डेफिनेटली ये कांसेप्ट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका होता, और आज अगर हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन फिर से अमाइन के साथ में डिस्कस कर रहे होते तो मैं तो यहां पर डायरेक्ट NO+ से ही स्टार्ट करता, क्योंकि ये कांसेप्ट अगर मैं पहले डिलीवर कर चुका होता तो हमें बार बार नाइट्रस एसिड की रिएक्शन में ये बताने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रस एसिड की रिएक्टिंग स्पीशीज NO+ होती है, क्योंकि नाइट्रस एसिड का मतलब अंडरस्टूड है, ये दोनों स्टेप्स तो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगी ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली आप ध्यान रखना, ये दो स्टेप्स तो आपको आज इसलिए दिख रही है क्योंकि हम नाइट्रस एसिड की पहली रिएक्शन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे अगर हम कोई भी नाइट्रस एसिड की रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो मैं तो वहां पर डायरेक्ट NO+ से स्टार्ट करूंगा। ये बात आपको याद दिलाते हुए कि नाइट्रस एसिड की रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होती है, NO+, क्योंकि नाइट्रस एसिड का मतलब ये दोनों स्टेप्स तो उस रिएक्शन में होंगी। क्लियर? अब आप देखो NO+ की अगर बात की जाए तो NO+ कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। NO+ की अगर हम बात करें तो इट कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल and it is to be reacted with amine. Amine can behave as a nucleophile. तो इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन इन दोनों के बीच में होगी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। और जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोफाइल विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखो इस केस में अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो एक्सेप्ट करने के बाद में ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल डोनेट करने के बाद में हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर फॉर्मेशन होगा इस स्पीशीज का।
क्या बात समझ में आ रही है? देखो इस केस में अगर आप ध्यान दें, तो ये स्पीशीज यहां पर बनेगी। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये न्यूट्रल नाइट्रोजन है, लोन पे डोनेट करने के बाद में ये नाइट्रोजन तो हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में हो जाएगा न्यूट्रल। और अब आप ध्यान देना, देखो इस मॉलिक्यूल में से ओवरऑल यहां से H2 एलिमिनेट होता है। अब ये H2 कैसे एलिमिनेट होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस H2 का एलिमिनेशन कैसे होता है ये भी मैं आपको, बिल्कुल कंसेप्चुअल है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, वो कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। हालांकि उस कंसेप्ट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट माइंड में रख सकते हैं कि इन दोनों के रिएक्शन में ओवरऑल यहां से H2 एलिमिनेट होता है, और इस H2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर बनता है Rn ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। दिस आयन इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ दिस प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रोसोनियम आयन, राइट। और अब जरा ध्यान देना, ये जो आयन बना, दिस आयन इज कॉल्ड एल्केन डायजोनियम आयन। This ion is known as alkane diazonium ion. This is alkane diazonium ion. और ध्यान देना, alkane diazonium ion की अगर बात की जाए तो it is unstable. alkane diazonium ion की अगर बात की जाए तो it is unstable species, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखो एल्केन डायजोनियम आयन की अगर बात की जाए तो इसमें आप कह सकते हैं N2+ इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। N2+ की अगर बात की जाए तो इट इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही इसका फॉर्मेशन होगा, इसमें से N2+ ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि N2+ इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, उसके दो रीजन है। एक तो आप ध्यान देना, N2+ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप। एक रीजन तो ये। दूसरा आप सोचिए, जब ये लीव करेगा तो बनेगा क्या? ये जब लीव करेगा तो न्यूट्रलाइज होकर बनेगा N2। क्या मैं कह सकता हूं N2 इज वेरी स्टेबल। तो ये रीजन है कि एल्केन डायजोनियम आयन विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज अनस्टेबल एंड इट गेट्स डीकंपोज्ड टू फॉर्म R पॉजिटिव। ध्यान देना, जैसे ही इसमें से N2 लीव करेगा, इस N2 के लीव करने के साथ में यहां पर बनेगा R पॉजिटिव। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इंपॉर्टेंट है, एल्केन डायजोनियम आयन इज अनस्टेबल and it gets decomposed to form carbocation R positive। बस अब क्या होगा, देखो R positive का फॉर्मेशन हुआ, तो अब इसमें रिएक्शन में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल इस केटायन से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। और इसमें अगर मैं रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो देखो, एक तो हम कह सकते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल वाटर प्रेजेंट है। आप ध्यान देना, एक न्यूक्लियोफाइल तो आप इसमें कह सकते हैं वाटर प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है समझ में आ रहा है? भाई एक्वस मीडियम लिया है ना हमने, सॉल्वेंट कंडीशन में वाटर प्रेजेंट है। तो देखो H2 अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो आप याद करें हमने हमेशा डिस्कस किया है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो आप ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल ROH। क्या क्लियर हो रही बात है? लेकिन आप ध्यान देना, वाटर इज नॉट द ओनली न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन मिक्सचर। आप देख सकते हैं कि यहां पर Cl- भी तो प्रेजेंट है, दैट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर यहां पर NaCl बना है तो फिर तो Cl- भी एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग बन जाएगा यहां पर RCl। और आप ध्यान देना, और भी न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। आप देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन इज आल्सो अवेलेबल एज ए न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि सोडियम नाइट्राइट अगर हमने यूज किया है तो NO2- भी अवेलेबल है। तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड विल आल्सो बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। और अब आप ध्यान देना, हमने कहा वाटर के साथ में रिएक्शन में अल्कोहल बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं अल्कोहल इटसेल्फ कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल खुद भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और देखो अल्कोहल अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो वाटर के सिमिलर कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा तो बनेगा ROR, मतलब ईथर फॉर्मेशन। और इवन आप देखो रिएक्शन में हम अमाइन यूज कर रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं अमाइन कैन आल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, और अगर अमाइन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है तो फिर तो ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा। H+ रिलीज करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। और क्या मैं कह सकता हूं 2 डिग्री अमाइन फिर आगे फर्दर पार्टिसिपेट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल टू प्रिपेयर 3 डिग्री अमाइन।
तो यहां पर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन भी एक्सपेक्टेड है। और देखो अगर कैटायन पर ये आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस भी तो है। याद करो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का कॉम्पिटिशन। तो अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये एज ए बेस पार्टिसिपेट करके H+ को रिमूव भी तो कर सकते हैं, एलिमिनेशन। तो ध्यान देना, देखो जहां हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं वहां पर हमें बेस की बात भी करनी होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो बेस भी हैं। और बेस क्या करेगा, बेस तो इस कैटायन में से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा प्रोटॉन के फॉर्म में और बनाएगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन। सो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इज आल्सो एक्सपेक्टेड इन दिस रिएक्शन। तो अब आप ध्यान देना, ये तो यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया। यस, आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमने कहा भाई इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा और उस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस भी है तो एलिमिनेशन करके एल्कीन भी बनाएगा। अब जब मैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं तो इस रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हैं। क्योंकि हम एक्वस मीडियम ले रहे हैं तो वाटर कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। Cl- अवेलेबल है, Cl- के बाद में NO2- नाइट्राइट एन भी अवेलेबल है। और अगर बात की जाए अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल इटसेल्फ कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल टू प्रिपेयर ईथर। अमाइन आप ले रहे हैं वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करके सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बना सकते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस भी है तो एज ए बेस प्रोटॉन को रिमूव करके एल्कीन भी बना सकता है। तो इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड है। हाँ, इन सारे प्रोडक्ट्स में अगर बात की जाए तो ये हम कह सकते हैं कि अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ध्यान देना, अल्कोहल यहां पर एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये यहां पर हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, उसका रीजन है क्या मैं कह सकता हूं, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर बल्क में अवेलेबल है। वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर बल्क में अवेलेबल है क्योंकि अगर सॉल्वेंट कंडीशन में हम वाटर ले रहे हैं, एक्वस मीडियम में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो रिएक्शन में बहुत सारे अवेलेबल होंगे। तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल बल्क में अवेलेबल है तो ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा कैटायन के कांटेक्ट में है, अल्कोहल यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, लेकिन ये सारे कंपाउंड्स भी इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। आप ध्यान देना, ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एज साइड प्रोडक्ट। दीज आर फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट। और ध्यान देना, ये रीजन है कि इस रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं दिस रिएक्शन इज प्रैक्टिकली लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू प्रिपेयर एल्कोहल। आप ध्यान देना, एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन प्रैक्टिकली लेस इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली लेस इंपॉर्टेंट क्यों? ध्यान देना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सर इंपॉर्टेंट ये तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर मैं एल्कोहल फॉर्मेशन के बारे में सोचता हूं तो ये रिएक्शन लेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचिए एल्कोहल तो बना, एज ए मेजर प्रोडक्ट बना, लेकिन इतने सारे कंपाउंड्स अगर साथ में बनेंगे तो ये तो क्या हुआ, खिचड़ी बन गई ये तो। अब इसमें से कंपाउंड्स को सेपरेट करो, क्योंकि प्योर अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आपको इतने सारे कंपाउंड्स को मिक्सचर में से सेपरेट भी करना पड़ेगा। तो वो एक नया टास्क हो गया हमारे लिए। इसीलिए हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्कोहल, बट यस अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड एज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। क्लियर होगी बात? ये मैं एक बार फिर से पूरे प्रोसेस को शॉर्ट में रिपीट करता हूं, आप ध्यान देना। देखो, अमाइन की रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ में ले रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाइट्रस एसिड का मतलब हमें क्या मिक्स करना होगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, क्योंकि नाइट्रस एसिड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिtu। और अगर आपने सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl लिया है, एक्वस मीडियम हम ले रहे हैं, सॉल्वेंट कंडीशन में वाटर ले रहे हैं, तो पहले तो देखो सोडियम नाइट्रेट और HCl रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनेंगे। अब जैसे ही नाइट्रस एसिड बनेगा साथ में HCl भी प्रेजेंट है, तो दो एसिड्स का मिक्सचर एक तरह से वहां पर बन जाएगा, नाइट्रस एसिड एंड HCl। और ये एक जनरल स्टेटमेंट है, देखो इन स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया वीक एसिड बिहेव्स एज अ बेस। दो एसिड्स में जो वीकर एसिड होता है वो एज अ बेस बिहेव करता है। तो नाइट्रस एसिड क्योंकि वीकर एसिड है तो ये एज अ बेस यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और इस केस में फॉर्मेशन होगा NO+ का। ये एक जनरल पॉइंट आप माइंड में रख सकते हैं कि जब भी आप जब भी आप नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी, NO+ होगी। सो ओवरऑल इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इट इज रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमाइन एंड NO+। और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये एज एन न्यूक्लियोफाइल लोन पे डोनेट करेगा और ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल लोन पे एक्सेप्ट करेगा। इस मॉलिक्यूल स्पीशीज में ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ ये भी मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा आगे।
हालांकि आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे याद रखें या डायरेक्ट आप इसे इस तरह से माइंड में रख सकते हैं। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होगा, यहां पर बनेगा Rn2 प्लस एल्केन डायजोनियम आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अनस्टेबल स्पीशीज बिकॉज N2 प्लस इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही इसका फॉर्मेशन होगा, N2 इसमें से लीव करके कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और आगे ये सब इससे रिएक्ट करके इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर बात ये? सो दिस इज हाउ एल्कोहल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब एक बात ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट अगर कार्बेटाइन बना है तो फिर तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, राइट? तो आप ध्यान देना, कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड। रिएक्शन में हमें कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट मिलेगा। क्लियर हो गई बात ये? अब आप देखो एक बात ध्यान देना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ी मैकेनिज्म होगी, इतनी सारी स्टेप्स होगी, लेकिन एक बात सोचिए, इन दो स्टेप्स की अगर बात की जाए तो ये दो स्टेप्स तो आपको हर उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में मिलने वाली है जहां पर आप कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे। ये तो मैंने आपसे कहा ना। हाँ, अगर हमारे ये कंसेप्ट पहले से डिस्कस किया हुआ होता, कोई रिएक्शन हमने पहले डिस्कस की होती जिसमें नाइट्रस एसिड का यूज होता, तो मैं आज इस रिएक्शन को डायरेक्ट NO+ से स्टार्ट करता, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर हमें पहले से डिस्कस किया हुआ होता कि नाइट्रस एसिड मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज इज NO+, तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते थे। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, आसान रिएक्शन है, आप ध्यान देना। देखो इसका मैं शॉर्टकट आपको एक ट्रिक बताता हूं। हमें अमाइन की रिएक्शन करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ में, तो अब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि अमाइन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहे हैं तो इट इज ओवरऑल रिएक्शन बिटवीन अमाइन एंड NO+, बिकॉज NO+ इज अ रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ नाइट्रस एसिड। तो ध्यान देना, अब इस केस में अगर बात की जाए तो इट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो बस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन है, क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, राइट? और इस रिएक्शन में अगर बात की जाए तो देखो ओवरऑल यहां पर H2 एलिमिनेट हो जाएगा और इस H2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर बनेगा Rn2 प्लस बना, N2 इसमें से लीव कर जाएगा और N2 लीव करने के साथ में यहां पर बनेगा कार्बेटाइन। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। H2 यहां से एलिमिनेट हुआ, Rn2 प्लस बना, N2 इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, एल्केन डायजोनियम आयन इज अनस्टेबल, N2 लीव करके कैटायन बनेगा। बस आगे तो फिर इसमें जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उनको ऐड करो, प्रोडक्ट बना लो। तो केवल आप इतना सा भी माइंड में रखेंगे ना, तो इससे भी आप इस रिएक्शन के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात है? बाकी ओवरऑल डिटेल्ड प्रोसेस जो है वो ये रिएक्शन है। अब देखो मैंने आपको बताया कि इस केस में H2 यहां पर एलिमिनेट होता है, कैसे एलिमिनेट होता है इसका भी मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूं, हालांकि वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो याद रखें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह से H2 माइनस करके प्रोडक्ट ये डायजोनियम आयन बना सकते हैं। कैसे ये H2 एलिमिनेट हुआ, अगर ये भी आप में से कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। देखो अमाइन की रिएक्शन हम NO+ के साथ में ले रहे हैं, राइट? अब आप देखो यहां पर अमाइन न्यूक्लियोफाइल है और NO+ इलेक्ट्रोफाइल है। याद करें हमने डिस्कस किया है वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, अमाइन जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करते हैं। तो क्या होगा, देखो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा। H+ जब ये रिलीज कर देगा तो बचेगा RNHNO। देखो इसमें से एक H मैंने हटा दिया है क्योंकि जब भी अमाइन सिमिलर टू वाटर, अल्कोहल, अमोनिया कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। अब जरा देखो ये जो कंपाउंड यहां पर बना, इस कंपाउंड में हम बात कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म है। दिस कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म इन विच दिस एसिडिक हाइड्रोजन विल चेंज इट्स पोजीशन, और ये अपनी पोजीशन चेंज करके जाएगा इस O के पास, तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म ये बनेगा। और ध्यान देना इसी टॉटोमेरिक फॉर्म से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। हमने रिएक्शन में HCl मिक्स किया है, मतलब एसिड प्रेजेंट है, और एसिड अगर प्रेजेंट है तो ध्यान देना जैसे ही इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होकर ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल आगे फिर एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। ये एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब देखो जैसे ही H+ ऐड होगा, क्या हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो ऑक्सीजन बनेगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव बनेगा तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इस नाइट्रोजन पर डेफिशिएंसी आएगी। जैसे ही इस नाइट्रोजन पर डेफिशिएंसी आएगी, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा
और इस तरह से यहां पर बनेगा Rn ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और ये ओवरऑल इसमें से H2O एलिमिनेट करेगा। इस तरह से बनता है डायज़ोनियम आयन। जो मैंने यहां पर डायरेक्ट माइनस H2O करके डायज़ोनियम आयन बना, वो वास्तव में कैसे बना होगा, तो वो एग्जैक्टली इस तरह से बना होगा। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो याद रखें, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हम NO+ के साथ करवाएंगे तो एल्केन डायज़ोनियम आयन बनेगा एंड दैट इज अनस्टेबल। बस अब जरा देखो, जब हमने इसकी बात की है तो मैं साथ में सेकेंडरी एंड टर्शियम अमाइन की भी बात करना चाहूंगा यहां पर। अब आप सोचिए, अगर इसकी जगह हमने सेकेंडरी अमाइन लिया होता, अब यहां पर एक H की जगह R ले लिया है, तो क्या होगा, देखो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा, और H+ रिलीज करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर हो रही बात? ये जब H+ रिलीज कर देगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये मिलेगा। अब देखो, जैसे इस कंपाउंड में मैंने टॉटोमेरिज्म की बात की, क्या हम कह सकते हैं देयर विल बी नो टॉटोमेरिज्म इन दिस कंपाउंड, क्योंकि यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन इसके सिमिलर अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर फर्दर कोई टॉटोमेरिज्म नहीं। इसमें अगर मैं टॉटोमेरिज्म की बात करना चाहूं इसके सिमिलर, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप प्राइमरी अमाइन की जगह सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन में लेंगे तो दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट। और इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इट इज डाइअल्काइल, इट इज डाइअल्काइल नाइट्रोसोएमीन, it is dialkyl nitrosoamine, and this compound, it is a yellow oily liquid compound. It is a yellow oily liquid compound. तो आप ध्यान देना, when primary amine is reacted with nitrous acid, we get alcohol as a major product along with some other compounds as side product. जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। बट अगर आप रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन की जगह सेकेंडरी अमाइन लेंगे तो आप ध्यान देना, सेकेंडरी अमाइन में रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। ये कंपाउंड हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा, दैट इज डाइअल्काइल नाइट्रोसोअमाइन, येलो ऑयली लिक्विड कंपाउंड होता है। और अगर आपने इसकी जगह टर्शियम अमाइन लिया तो आप देख सकते हैं टर्शियम अमाइन में तो देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियम अमाइन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ में लें तो तीनों में केसेस अलग अलग हैं। प्राइमरी अमाइन में अल्कोहल बना, सेकेंडरी अमाइन में येलो ऑयली लिक्विड कंपाउंड, और टर्शियम अमाइन में देयर इज नो रिएक्शन। तो फिर तो इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियम अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं। द रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियम अमाइंस। याद करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियम अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए एक रिएक्शन मैंने पहले भी डिस्कस की है, हिंसबर्ग रिएजेंट। याद है, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की थी हैलाइड्स की, तो अमोनिया के साथ में रिएक्शन डिस्कस की थी, और उसी में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियम अमाइंस को डिफरेंशिएट और सेपरेट करने का तरीका बताया था हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। तो ध्यान देना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियम अमाइंस को सेपरेट डिफरेंशिएट करने के लिए एक रिएक्शन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकंड रिएक्शन में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो प्राइमरी अमाइन की अगर बात की जाए तो जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है अल्कोहल प्लस N2 गैस रिलीज होती है। आप ध्यान देना, प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो अलोंग विद अल्कोहल N2 गैस इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो अगर आप सोचिए, अगर 3 बॉटल्स आपको दी हुई हैं, एक में प्राइमरी अमाइन है, एक में सेकेंडरी अमाइन है और एक में टर्शियम अमाइन है, हमें नहीं पता है कौन सी बॉटल में कौन सा अमाइन है, आप तो सभी में सोडियम नाइट्रेट और HCl मिक्स कर दो, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। जिस बॉटल में प्राइमरी अमाइन होगा उसमें तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्राइमरी अमाइन के साथ में नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होगी, N2 गैस रिलीज होगी, तो बबल से ही पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी अमाइन है। क्योंकि आप देखो, सेकेंडरी अमाइन की अगर बात की जाए तो उसमें N2 गैस रिलीज नहीं हो रही है। सेकेंडरी अमाइन में अगर आप देखेंगे तो N2 गैस रिलीज नहीं हो रही है। उसमें आप इससे पता कर सकते हैं कि जिस बॉटल में येलो ऑयली लिक्विड कंपाउंड बना है वो सेकेंडरी अमाइन है। एंड इफ देयर इज नो गैस रिलीज्ड, if there is no yellow oily precipitate compound is formed, tertiary amine confirmed, उस केस में tertiary amine हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो, प्राइमरी अमाइन के लिए तो हमारे पास ये कंडीशन है, N2 गैस रिलीज होगी। सेकेंडरी अमाइन की अगर बात की जाए
सेकेंडरी अमाइन की अगर बात की जाए तो इस केस में हम बात करते हैं येलो ऑयली लिक्विड कंपाउंड। येलो ऑयली लिक्विड कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। और अगर if there is no gas released in the process, if there is no yellow oily liquid compound is formed in the reaction, tertiary amine conformed, because tertiary amine में तो हम बात कर रहे हैं there is no reaction at all। आया समझ में? तो ये इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज है। It can be used to separate, to differentiate primary, secondary and tertiary amines। क्लियर बात ये? अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मुझे आपको बताने हैं, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें स्पेशल केसेस में क्या क्या स्पेशल केसेस हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। दो स्पेशल केसेस मैं आपको बताता हूं इसमें। देखो इसमें एक तो स्पेशल केस है मिथाइल अमाइन। आप ध्यान देना, अगर आप मिथाइल अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं, इफ मिथाइल अमाइन इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड, तो आप ध्यान देना मिथाइल अमाइन इज 1 डिग्री अमाइन, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 1 डिग्री अमाइन में अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 1 डिग्री अमाइन के केस में हमें रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है। लेकिन आप ध्यान देना, अगर आप रिएक्शन में मिथाइल अमाइन एज 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, अगर आप रिएक्शन में मिथाइल अमाइन एज 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, तो ये इस रिएक्शन का एक्सेप्शनल केस होगा। It will be an exception for the reaction। और ध्यान देना इसमें एक्सेप्शन क्या होगा, मिथाइल अमाइन is also primary amine, so the expected product is alcohol as a major product, but in this case not alcohol, dimethyl ether is formed as major product। इस रिएक्शन में हमें डाइमिथाइल ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ये इसका एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं तो अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट एक्सेप्ट मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन भी प्राइमरी अमाइन है NH2, तो एक्सपेक्टेड है कि इस केस में भी अल्कोहल बनना चाहिए, मिथेनॉल मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, बट नो, इस केस में हमें ईथर मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना एज एन एक्सेप्शन। और सेकेंड स्पेशल केस है इसका एनिलीन। आप ध्यान दें, देखो एनिलीन की अगर बात की जाए तो इट इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन। हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हैं इट इज अराइल अमाइन। एनिलीन की अगर बात की जाए तो इट इज 1 डिग्री अराइल अमाइन। अराइल अमाइन समझ रहे हैं ना? देखो अराइल मतलब बेंजीन रिंग। व्हेन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अराइल अमाइन। और उसमें आप कह सकते हैं NH2 है तो 1 डिग्री है। अब देखो, जैसे कि हमने कहा कि प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिलता है। तो एक्सपेक्टेड है कि इसकी रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ में लेंगे तो यहां पर फिनॉल बनना चाहिए। भाई अंतर तो यही आ रहा है ना, ध्यान देना, डिफरेंस तो यही आ रहा है। मैंने यहां पर आर की जगह क्या लिया है, फिनाइल लिया है। तो अगर हमने आर की जगह फिनाइल लिया है तो यहां पर आर की जगह फिनाइल होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, फिनॉल। लेकिन अब ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दें, इफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, अगर आप एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में लो टेम्परेचर पर लेते हैं, टेम्परेचर रेंज होगी हमारी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इन दैट केस diazonium salt is formed as major product। the process is called diazotization। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहां पर अल्काइल ग्रुप की जगह अराइल ग्रुप लिया है, हम उसी मैकेनिज्म पर चलते हैं। देखो जो मैकेनिज्म मैंने आपको अल्काइल के केस में एक्सप्लेन की, बस अब चेंज क्या आ रहा है, यहां पर आर की जगह मैंने क्या लिया है, फिनाइल लिया है। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा मैं वहां पर ये स्पेसिफाई कर रहा हूं कि इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर आर की जगह यहां पर अराइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, तो रिएक्शन तो उसी तरह से इनिशिएट होगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन वो रिएक्शन यहां पर रुक जाएगी। अगर आपने आर ग्रुप की जगह फिनाइल ग्रुप लिया तो वो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस केस में हमारे पास रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये होगा, डायजोनियम आयन। और इसके साथ में मैं कैटायन है तो इसके साथ में Cl माइनस में यहां पर एसोसिएट करता हूं, तो ये यहां पर सॉल्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब एक बात ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि अगर हम अल्काइल ग्रुप की जगह अराइल ग्रुप ले रहे हैं
तो सॉल्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। जबकि आप देखो, जब हमने अल्काइल ग्रुप लिया था तो अल्काइल ग्रुप में तो हम बात कर रहे थे कि जो ये आयन बनेगा ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से यहां से N2 लीव करके कैटायन बनता है। तो पॉइंट ये आता है कि फिर तो यहां पर ये जो आयन बना है वही था ना डायजोनियम आयन। आप कह सकते हैं वहां पर था एल्केन डायजोनियम आयन, ये है बेंजीन डायजोनियम आयन। देखो इसे हम कह सकते हैं इट इज बेंजीन डायजोनियम आयन, बेंजीन डायजोनियम आयन। और Cl इसके साथ में एसोसिएटेड है तो इसे आप लिख सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसे आप लिख सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं BDC। अब एक पॉइंट ये आता है कि जैसे वहां पर हमने कहा कि Rn2+ बनेगा तो N2 उसमें से लीव कर जाएगा, तो फिर तो N2 यहां से भी लीव करना चाहिए, इसमें भी N2 लीव करके कैटायन बन जाए और इसी तरह से रिएक्शन ये भी आगे बढ़ जाए, फिनॉल तक जाए। ये रिएक्शन बीच में क्यों रुकी? तो उसका रीजन है यहां पर जो डायजोनियम आयन बना है ये डायजोनियम आयन एल्केन डायजोनियम आयन के कंपैरिजन में स्टेबल है। ध्यान देना, दिस डायजोनियम आयन इज कंपैरेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू एल्केन डायजोनियम आयन। क्वेश्चन है ये स्टेबल है, ऐसा क्यों? आप जरा देखो, इसमें रेजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पर रेजोनेंस होता है, एंड ड्यू टू रेजोनेंस दिस डायजोनियम आयन शोज कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू एल्केन डायजोनियम आयन। तो ध्यान देना, इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और ये रीजन है कि स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो गई। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, मैंने अगर लिखा है कि इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस तो ये स्टेबल केवल एक ही कंडीशन में है, एट लो टेम्परेचर। इसीलिए मैंने लिखा है इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। अगर आप लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तभी ये यहां पर आपको डायजोनियम आयन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो आयन में स्टेबल होने की बात कर रहा हूं इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस बट स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस बट स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। केवल लो टेम्परेचर कंडीशन में ही ये स्टेबल है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने यहां पर बात की है कि अगर आप इस रिएक्शन में लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ये जो रिएक्शन हमने डिस्कस की है इस केस में फिर ये रिएक्शन यहां तक ना जाकर के यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पर स्टॉप होने की दो कंडीशन है। देखो, पहली कंडीशन तो R की जगह पर अराइल ग्रुप होना चाहिए, फिनाइल, और रिएक्शन में हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट करता हूं। इफ एनिलीन दैट इज अरालामाइन is reacted with nitrous acid at low temperature 0 to 5 degrees Celsius temperature, in that case diazonium ion salt, that is this compound, is formed as product. The process is called diazotization. इस प्रोसेस को हम कहते हैं diazotization। हाँ, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, स्टूडेंट्स को ये रिएक्शन याद भी होती है। जब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते टाइम ही कम से कम 4 से 5 बार ये बोल चुका हूं कि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूजुअली स्टूडेंट इसको याद भी रखते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं। अब क्या मिस्टेक आप करके आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, देखो जैसे ही आपको एनिलीन दिखता है, सोडियम नाइट्रेट और HCl दिखता है, आपको एकदम माइंड में आता है ये तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, डायजोनियम आयन बनाओ इस पे। तो देखो, डायजोनियम आयन बनाएंगे बिल्कुल सही है, लेकिन वो तब जब रिएक्शन में लो टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं। आप ध्यान देना, कई बार क्या होता है, आपसे मिस्टेक करवाने के लिए क्या किया जाता है, आपको HNO2 दे देते हैं, वही नाइट्रस एसिड दे देते हैं, लेकिन यहां पर टेम्परेचर दे देते हैं। अब आप ध्यान देना, अगर आपको यहां पर टेम्परेचर दे दिया तो फिर ये रिएक्शन बीच में नहीं रुकेगी, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन में ये आयन स्टेबल नहीं है। उस केस में टेम्परेचर कंडीशन में तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेगी जैसे एल्काइल के केस में आगे बढ़ी थी। और एल्काइल के केस में, उस केस में जैसे टेम्परेचर आपने दे दिया तो फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, और उस केस में फिनॉल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आप ध्यान देना, अगर आपको ये रिएक्शन टेम्परेचर कंडीशन में दी जाए तब तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिल जाएगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, डायजोनियम आयन की बात तब होगी जब रिएक्शन में आप लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन किया तो फिर रिएक्शन डायजोनियम आयन पर नहीं रुकेगी, क्योंकि डायजोनियम आयन लो टेम्परेचर कंडीशन में ही स्टेबल है।
अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तो इसमें से भी N2 लीव कर जाएगी और ये रिएक्शन फिनॉल पर जाकर रुकेगी। क्या बात क्लियर हो रही है? तो आप ध्यान देना, टेम्परेचर को ध्यान में रखें, टेम्परेचर कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान देना, ये आयन अगर स्टेबल है तो एक तो लो टेम्परेचर पर, और स्टेबल क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या हो रहा है? बेंजीन का पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो आपको देखना होगा कि जो डायज़ोनियम आयन बना है वो एक तो लो टेम्परेचर पर स्टेबल होगा, और तभी स्टेबल होगा जब उस पर रेजोनेंस होगा। क्लियर बात ये? अदरवाइज रिएक्शन फिर हाइड्रोक्सी कंपाउंड पर जाकर रुकेगी, जैसे यहां पर हमने बात की। क्लियर बात ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप याद रखिएगा, एंड इट इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डायएज़ोटाइजेशन। आया समझ में? और ये जो हमने डायज़ोनियम आयन बनाया है यहाँ पर, बीडीसी, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर एरोमेटिक केमिस्ट्री। आप ध्यान देना, इस कंपाउंड को तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया जाता है टू प्रिपेयर वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो बीडीसी है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप माइंड में ये सेट कर लो कि बीडीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर एरोमेटिक केमिस्ट्री। आप ऐसा समझ लो, ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का एक सर्कल है जिससे आप चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, बीडीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर एरोमेटिक केमिस्ट्री सिंस इट कैन बी यूज्ड फॉर टू प्रिपेयर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। कैसे बना सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें बताऊंगा मैं आपको। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। हमने कहा भी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, लेकिन मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर वो प्राइमरी अमाइन मिथाइल अमाइन हुआ तो एक्सेप्शन है, डायमिथाइल ईथर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और अगर वो प्राइमरी अमाइन अराइल अमाइन हुआ, दैट इज एनिलीन, और रिएक्शन में अगर आपने लो टेम्परेचर मेंटेन किया तो फिर रिएक्शन हाइड्रोक्सी कंपाउंड तक नहीं, रिएक्शन बीच में रुक जाएगी, डायज़ोनियम आयन पर ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और उस केस में ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। और ये यहां पर रिएक्शन बीच में स्टॉप होने का रीजन है बिकॉज दिस आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, लेकिन एक बात ध्यान देना, इट इज स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। इसीलिए जब आप लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ये रिएक्शन बीच में रुकेगी डायज़ोनियम आयन पर। अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन कर दिया तो फिर उस केस में फिनॉल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आया समझ में? अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, मान लो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, एनिलीन इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड प्लस HCl, तो तीन तरह के केसेस आपके सामने हो सकते हैं। हो सकता है रिएक्शन में टेम्परेचर मेंशन किया हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। हो सकता है रिएक्शन में या तो टेम्परेचर इससे बढ़ाकर दे दें या टेम्परेचर सिंबल दे दिया जाए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन बीच में नहीं रुकेगी, लास्ट तक जाएगी, फिनॉल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, एक केस ये हो सकता है कि आपको सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl दिया जाए और टेम्परेचर के बारे में कुछ भी मेंशन ना किया जाए। ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर के बारे में कुछ भी मेंशन ना किया जाए। ध्यान रखना, अगर रिएक्शन में टेम्परेचर के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप उसे लो टेम्परेचर मानते हुए डायज़ोनियम सॉल्ट पर ही रिएक्शन को रोकेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है टू प्रिपेयर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो अगर टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो एनिलीन के केस में अगर टेम्परेचर के बारे में कोई स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं है तो आप लो टेम्परेचर मानते हुए डायज़ोनियम आयन, डायज़ोनियम सॉल्ट पर ही रिएक्शन को रोकेंगे। हाँ, टेम्परेचर अगर स्पेसिफाइड है तो बहुत बढ़िया बात है, उसकी कंडीशन स्पेसिफाइड है तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर देना ही है फिर उसमें। क्लियर बात ये? अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के लिए मैंने आपसे कहा कि ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर बात ये? रिएक्शन का यूज आप प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियम आइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे हमने पहले हिंसबर्ग रिएजन का यूज किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियम आइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया।
और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो एरोमेटिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसका आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। अब इसका यूज मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देना। देखो कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया, इफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड at low temperature, that is approx 0 to 5 degrees Celsius temperature, diazonium salt is formed as final product. लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो उस केस में हमने डिस्कस किया कि फिर उस केस में देखो डायज़ोनियम सॉल्ट पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, फिर ये रिएक्शन लास्ट तक जाएगी, और लास्ट तक जाएगी तो उस केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। क्योंकि डायज़ोनियम सॉल्ट की अगर बात की जाए तो इट इज स्टेबल बट ओनली एट लो टेम्परेचर, और इसके स्टेबल होने का रीजन मैंने आपको क्या बताया, पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस है, सो ड्यू टू रेजोनेंस इट इज स्टेबल, बट अगेन आई एम रिपीटिंग द कंडीशन only at low temperature. So if this reaction is carried out at low temperature, then only you will get diazonium salt as the final product. लेकिन अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन किया तो उस केस में क्या होगा, N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज मैंने आपको बताया N2 प्लस इज वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट की बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, अगर थोड़ा सा भी आपने रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन किया तो यहां से N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देगा, और उस केस में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक्वस कंडीशन है तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर फिनॉल फॉर्मेशन कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर में डायज़ोनियम सॉल्ट है और टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हैं तो फिनॉल। इसका मतलब ये हुआ देखो कि डायज़ोनियम सॉल्ट के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ गई कि अगर आप डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन या डायज़ोनियम सॉल्ट का यूज अगर आप लो टेम्परेचर कंडीशन में करेंगे तो N2 सिस्टम से लीव नहीं करेगा, लेकिन अगर आप डायज़ोनियम सॉल्ट का यूज या इसका फॉर्मेशन अगर आप टेम्परेचर कंडीशन में करते हैं तो N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देता है। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसका यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देना, जो रिएक्शंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डायज़ोनियम सॉल्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और एनसीईआरटी में इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस भी दिए हुए, कन्वर्जन्स आपको दिए हुए, आप ध्यान दीजिएगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में से हम कहेंगे BDC, is an important compound for preparation of aromatic compounds. Aromatic compounds के preparation में आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, आप ध्यान देना। देखो डायज़ोनियम सॉल्ट का अगर आप रिएक्शन लेते हैं, if डायज़ोनियम सॉल्ट is reacted with these reagents and if the reaction is carried out in temperature condition, ध्यान देना, अगर मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करता हूं तो हमने क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर कंडीशन में डायज़ोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है, और टेम्परेचर कंडीशन में क्या होता है, N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देती है। ये डिस्कस किया ना हमने, क्योंकि तभी तो डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो इसके फॉर्मेशन में टेम्परेचर हम कितना मेंटेन करते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर मैं डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन रिएजेंट्स के साथ में लेता हूं एंड इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंडीशन, तो उस केस में क्या होगा, N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देगी। अब एक बात सोचिए, अगर N2 का यहां पर सेपरेशन स्टार्ट हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एंड बाय विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन इट विल मेक दिस कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां पर क्या होगा, N2 जब सिस्टम से लीव करेगी तो ये बेंजीन के कार्बन को डेफिशिएंट बनाएगा, और अगर कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, ध्यान देना, अगर इस कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो रिएक्शन में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, ध्यान देना, रिएक्शन में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा वो यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, अगर N2 यहां से लीव करता है और न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड होता है तो इट इज लाइक अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम कहते हैं लीविंग ग्रुप लीव करता है और न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। सो इफ दिस रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट इज कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंडीशन, it will show nucleophilic substitution reaction in which N2 will leave from the system as a leaving group and there will be attack of nucleophile to give final product. तो इस केस में हम बात कर सकते हैं this reaction will be categorized as nucleophilic substitution reaction, that is reaction in temperature condition. अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करते हैं तो N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देगा, तो N2 को तो आप कंसीडर करें एज ए लीविंग ग्रुप, और N2 अगर सिस्टम से लीव करता है तो बाय विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स it will make this carbon atom electron deficient, so there will be attack of nucleophile on the compound on this ring
इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, लीविंग ग्रुप लीव किया, तो ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अब आप देखो, अगर मैं इसमें फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, इफ इट इज हीटेड विद वाटर, ध्यान देना, इफ दिस डायज़ोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद वाटर, बोलो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? क्या मैं कह सकता हूं न्यूक्लियोफाइल इज कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल। आप याद करें, वाटर मॉलिक्यूल जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो देखो इस केस में क्या होगा, H2 एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा, और ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ध्यान देना, ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा। कहां जाएगा वो H+? ध्यान देना, Cl- के साथ बन जाएगा HCl, और ये यहां से लीव करने के साथ बनेगा N2, और वाटर का रिंग के कार्बन पर आ जाएगा फाइनली OH। तो इसका मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर फाइनली प्रोडक्ट आपको मिलेगा फिनॉल। सो दिस इज वन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड फिनॉल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डायज़ोनियम सॉल्ट। मैंने आपसे क्या कहा, डायज़ोनियम सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज हम डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में करते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लें कि डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है, जो मैंने आपको बताया डायएज़ोटाइजेशन, इस डायएज़ोटाइजेशन का हम यूज करते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में, और फिर इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का फिर हम फर्दर यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, जिसका फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, when diazonium salt is heated with water you will get phenol as the final product। आ रहा है समझ में? आप ध्यान देना, एक रिएक्शन में यहां पर और इंक्लूड कर रहा हूं, if phenol is heated with zinc, अगर आप फिनॉल को जिंक के साथ में हीट करते हैं तो इस केस में प्रोडक्ट हमें मिलता है बेंजीन। ध्यान देना, यहां पर जिंक ऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट बेंजीन एज द फाइनल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको यहां पर मिल जाएगा बेंजीन। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब एक तरह से आप देखो, एक कन्वर्जन मैंने आपको बताया, एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन बाय दिस प्रोसेस। समझ में आ रहा है कैसे? अगर मुझे एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो तरीका समझ में आ रहा है क्या करना होगा? देखो, एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए पहले एनिलीन को आप कन्वर्ट करें डायज़ोनियम सॉल्ट में। इस तरह से एनिलीन को मैं डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर मैं डायज़ोनियम सॉल्ट को हीट करूंगा वाटर के साथ में, तो बनेगा फिनॉल, और फिनॉल को जब मैं जिंक के साथ में हीट करूंगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मुझे? बेंजीन मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। दिस इज हाउ फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, ये डायरेक्ट रिएक्शन हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट, हीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। बस आपको क्या करना है, देखो इन रिएक्शंस में केवल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या लगता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर प्रोडक्ट हमें मिलेगा आयोडोबेंजीन। इन दिस केस प्रोडक्ट इज आयोडोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद हीटेड विद HX इन कॉपर। कॉपर यहां पर कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। आप तो रिंग पर क्या आएगा? X। अरे भाई HX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा X, इसमें ऐड हो जाएगा, और यहां पर कंपाउंड बनेगा हेलोबेंजीन। ये तो जाएगा आयोडोबेंजीन। इस केस में मैंने HX लिया है तो यहां पर मुझे कंपाउंड मिल जाएगा हेलोबेंजीन। आया समझ में? नेक्स्ट, क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड के साथ में अगर आप हीट करेंगे तो फिर से X ऐड हो जाएगा, इस केस में भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा हेलोबेंजीन। क्यूप्रस साइनेट, देखो क्यूप्रस साइनेट है ना, तो इस बार साइनेट ऐड होगा, और साइनेट अगर ऐड होगा तो यहां पर प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे बेंजोनाइट्राइल। इस केस में प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजोनाइट्राइल। आ रहा है समझ में? एंड हीटेड विद HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। ध्यान देना, देखो HBF4 की अगर बात की जाए तो HBF4 इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ HF प्लस BF3। आप ध्यान देना, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ HF प्लस बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में बात करूं तो when diazonium salt is heated with HBF4 it is simply reaction of diazonium salt with HF in presence of boron trifluoride। सिंपली ये रिएक्शन क्या है? डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है HF के साथ में बोरोन ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में। अब क्वेश्चन है, हमने बोरोन ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस यहां पर ली है, तो ऐसा क्यों? क्या मैं कह सकता हूं HF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो टू इंक्रीज इट्स आयोनाइजेशन बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज यूज्ड इन द रिएक्शन। आप याद करें, पहले भी मैंने आपको बताया
कि HX के साथ में अगर आप ल्यूइस एसिड ले रहे हैं, सुनिएगा बात को, HX के साथ में अगर आप ल्यूइस एसिड ले रहे हैं तो इस ल्यूइस एसिड का एक ही फंक्शन है, एक ही यूज होगा, HX के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करना। याद करो ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2, ZnCl2 क्या कर रहा है, HCl के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो जब भी HX के साथ में अगर आपको ल्यूइस एसिड दिया है, एक ही पर्पज है, HX के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करना। तो ये यहां पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो हमने लिया है, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यहां पर ल्यूइस एसिड है जो इस HF के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करेगा, HF बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। अब बताओ रिंग पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, और रिंग पर फ्लोरीन आ जाएगा, तो इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो ये यहां पर डायज़ोनियम सॉल्ट की कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, जिसमें रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन टेंपरेचर कंडीशन यू विल गेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यू विल गेट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स। आया समझ में? तो इस केस में आप देखो आसान है, देखो केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, बस वो पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पार्ट को आप ऐड करेंगे, N2 यहां पर एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, इट विल बी सिंपली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, लेकिन रिएक्शन में टेंपरेचर हमें मेंटेन करना है, क्योंकि टेंपरेचर मेंटेन करेंगे तभी तो N2 सिस्टम से लीव करेगा ना, अदरवाइज मैंने आपसे क्या कहा, लो टेंपरेचर कंडीशन में डायज़ोनियम सॉल्ट इज स्टेबल, उस केस में N2 सिस्टम से लीव नहीं करेगा। क्लियर बात ये? तो ये यहां पर कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल जिसमें हमने डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया है। आप ध्यान देना, इसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं, इसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं, आप ध्यान देना। रिएक्शन विद HX in copper, reaction with HX in copper, formation of halobenzene, this reaction is known as Gattermann reaction. This reaction is known as Gattermann reaction. ये reaction यहां पर Gattermann reaction है। Next two reactions, that is reaction with cuprous halide and cuprous cyanide, these are also named reactions. These reactions are known as Sandmeyer reactions. These are known as Sandmeyer reactions. ये Sandmeyer reactions हैं। And the last one, reaction with tetrafluoroboric acid, formation of fluorobenzene, is known as Balz-Schiemann reaction. This reaction is known as Balz-Schiemann reaction. ये यहां पर Balz-Schiemann reaction है। और याद करें ESR में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR में हैलोजेनेशन रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन। याद करो ESR में मैंने आपको बताया था कि हम हैलोबेंजीन में फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर हमें इलेक्ट्रोफाइल F पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होगी, तो F पॉजिटिव बनता नहीं है और F2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा नहीं, देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगर आपको रिंग में फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है, रिंग में अगर आपको फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है तो दिस इज द रिएक्शन, इस तरह से आप रिंग में फ्लोरीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक और यूज मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देना। सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, देखो अब मैं बात कर रहा हूं डायज़ोनियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, SE रिएक्शन। देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डायज़ोनियम सॉल्ट लो टेंपरेचर पर स्टेबल है, राइट? डायज़ोनियम सॉल्ट लो टेंपरेचर पर स्टेबल है, मतलब अगर मैं इस रिएक्शन में टेंपरेचर मेंटेन ना करूं, समझना बात को, अगर मैं यहां पर बात करता हूं रिएक्शन में लो टेंपरेचर अगर मैं मेंटेन करता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन में लो टेंपरेचर मेंटेन करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं लो टेंपरेचर कंडीशन में N2 सिस्टम से लीव नहीं करेगा। और ध्यान देना, अगर ये N2 सिस्टम से लीव नहीं करता है तो उस कंडीशन में this ion as a whole, this diazonium ion as a whole will act as an electrophile। उस केस में हम बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो आयन है जिसे हम कह रहे हैं बेंजीन डायज़ोनियम आयन, क्योंकि N2 यहां पर सिस्टम से लीव नहीं कर रहा है तो ये एज अ होल इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कैसे एक्ट करेगा? देखो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे एक्ट करेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोस व्हिच एसेंशियली हैव वेकेंट ऑर्बिटल because they have tendency to accept electron to form covalent bond, and for accepting electron they must have vacant orbital। ये इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन है। अब जरा ध्यान देना, देखो ये डायज़ोनियम आयन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
तो मैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर जस्टिफाई नहीं कर सकता। समझना इस बात को, मैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल, ऑल्दो दिस नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, but with 4 bond pairs its octet is complete, there is no vacant orbital, and this nitrogen is also having 3 bond pairs with 1 lone pair, its octet is also complete, so there is no vacant orbital। तो देखो ये डायज़ोनियम आयन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, या मैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसके सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, बोले वो कौन सा होगा, ध्यान देना। देखो इसका अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, shifting of pi electron cloud towards deficiency, shifting of pi electron cloud towards deficiency, तो ध्यान देना, you will get this structure as the second resulting structure of diazonium ion। यहां पर अब क्या होगा, देखो ये pi bond अगर आप towards deficiency shift करते हैं तो ये नाइट्रोजन तो हो जाएगा न्यूट्रल, बट नाउ दिस नाइट्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और इस कंडीशन में मैं बात कर सकता हूं, now this structure will explain electrophilic behavior of diazonium ion, because now you can see this nitrogen is positively charged with 6 electrons, 2 bond pairs and 1 lone pair, 2 bond pairs and 1 lone pair मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में आप कह सकते हैं इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, क्योंकि नाइट्रोजन इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं उसके पास वैकेंसी है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि यस डायज़ोनियम आयन बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जरा ध्यान देना, मैंने कहा भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कई बार स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को देखकर कहते हैं सर आप इसमें रेजोनेंस कैसे कर लिया, रेजोनेंस के लिए तो हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं। जरा आप याद करो, रेजोनेंस में एक सिस्टम हमने ये भी डिस्कस किया है, पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, या मैंने आपको बताया होगा वेकेंट ऑर्बिटल इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। आप जरा ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर तो नहीं, लेकिन आप जरा इस स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। इस स्ट्रक्चर में क्या मैं कह सकता हूं, दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, यहां पर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, और पॉजिटिवली चार्ज एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है। तो याद करो रेजोनेंस में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम ये भी डिस्कस करते हैं, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको यहां दिख जाएगा। और देखो जब आप इस लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन करेंगे टुवर्ड्स वैकेंसी तो आपको यही तो स्ट्रक्चर मिलेगा। So this is about resonance in this ion and these are resonating structures। और आप क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये resonating structures हैं, अगर ये resonating structures हैं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिड। भाई एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हाइब्रिड होगा, ध्यान देना, मैं कह सकता हूं इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर हाइब्रिड होगा, और हाइब्रिड में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर हाइब्रिड में दोनों स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूट करने का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इन डायज़ोनियम आयन। सो दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ डायज़ोनियम आयन। हाँ, एक बात ध्यान देना, डायज़ोनियम आयन की अगर बात की जाए तो डायज़ोनियम आयन बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बट मैं कह सकता हूं कि इट बिहेव्स एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन है वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों? एक बात सोचिए, एक्चुअल कौन है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड या हाइब्रिड? आंसर है हाइब्रिड। हाइब्रिड में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। जरा चेक करते हैं कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। क्या मैं कह सकता हूं इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये ज्यादा स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, जबकि यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये यहां पर माइनर कंट्रीब्यूटर होगा। और अगर इसका कंट्रीब्यूशन कम है इस स्ट्रक्चर का तो इसके कैरेक्टर्स भी कम होंगे, इसके कैरेक्टर्स कम होंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर तो होंगे लेकिन कम होंगे। इसीलिए हम बात करते हैं कि जो डायज़ोनियम आयन है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, डायज़ोनियम आयन बिहेव्स एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर होगी बात ये? चलिए, हाँ, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर तो है, और अगर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है तो फिर तो आप ध्यान देना, इफ दिस डायज़ोनियम आयन एट लो टेम्परेचर इज रिएक्टेड विद दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर मैं इस डायज़ोनियम आयन की रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में लेता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस आर ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पढ़ चुके हैं, बस क्या होगा देखो, एरोमेटिक कंपाउंड ईएसआर शो करते हैं,
तो फिर तो क्या होगा, ये डायजेनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक कंपाउंड के रिंग पर अटैक करेगा, और ESR में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके रिंग से H को H+ के फॉर्म में रिप्लेस कर देता है। जरा देखो, ये अगर डायजेनियम आयन एनिलीन के साथ में इसकी रिएक्शन लेता हूं तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा और H को H+ के फॉर्म में रिप्लेस कर देगा। आ रही बात समझ में? और इस तरह से यहां पर आप ध्यान देना, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये कंपाउंड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डायजेनियम आयन। ये डायजेनियम आयन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें आप कह सकते हैं डायजेनियम आयन इटसेल्फ विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आप डायजेनियम आयन की रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में करवाएं लो टेम्परेचर कंडीशन में, क्योंकि जब लो टेम्परेचर कंडीशन होगी तभी हम कह सकते हैं कि N2 सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। अदरवाइज टेम्परेचर कंडीशन में तो N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देगा। उस केस में हम बात करेंगे रिएक्शन जो होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जो मैंने आपको ये बताई। आया समझ में? तो जरा ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा और H को H+ के फॉर्म में रिप्लेस कर देगा। अब आप ध्यान देना, देखो NH2 ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये एक +M ग्रुप है, इट इज +M ग्रुप, एंड एज वी नो +M ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। +M ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो देखो ये भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक करे और H को रिप्लेस करे, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बने। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, ये एज अ होल इलेक्ट्रोफाइल आप कह सकते हैं एक बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, बल्कि ग्रुप है। तो स्टेरिक प्रॉब्लम की वजह से जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है वो पैरा के करस्पॉन्डिंग मिलता है, क्योंकि पैरा पर हम बात कर सकते हैं देयर विल बी नो स्टेरिक ड्यू टू दिस NH2 ग्रुप। तो ध्यान देना, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली पैरा पर अटैक करके H को H+ के फॉर्म में रिप्लेस करेगा। ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इस कंपाउंड का नेम मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज नोन एज एजोबेंजीन। एक्चुअली दिस ग्रुप इज कॉल्ड एजो ग्रुप। ध्यान देना, ये ग्रुप जो है इस ग्रुप को कहा जाता है एजो ग्रुप। इट इज एजो ग्रुप। और इस कंपाउंड को NH2 को छोड़कर इस कंपाउंड को कहा जाता है एजोबेंजीन। इस एजोबेंजीन में एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एजो के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है, तो इसको आप लिख सकते हैं पैरा एमिनो। ध्यान देना, इस एजो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, तो इसे आप लिख सकते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन। दिस कंपाउंड इज पैरा एमिनो एजोबेंजीन and this compound is a yellow dye. It is a yellow dye. ये एक येलो कलर की डाई होती है। डाइस समझ रहे हैं? अरे भाई डाइस जानते हैं आप? इट इज अ येलो डाई। डाइस की अगर बात की जाए, डाइस आपने पढ़ा होगा, डाइस आर कलरिंग कंपाउंड्स होते हैं। कलरिंग कंपाउंड्स कहते हैं कलर डाई कर दिए, कपड़े पर डाई करते हैं कलर के लिए। तो ये आपके पास एक तरह से आप कह सकते हैं डाई फॉर्मेशन की रिएक्शन है। यहां पर हमें मिलता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, दैट इज अ येलो डाई, या इसे एनिलीन येलो भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनिलीन येलो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिलीन येलो, अ येलो कलर्ड डाई। आप ध्यान देना, ये जो मैं डायजेनियम आयन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं विद एरोमेटिक कंपाउंड्स एट लो टेम्परेचर, ये सब डाइस फॉर्मेशन की रिएक्शन है। दीज आर फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइस, और इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन का मतलब समझना क्या है, आप ध्यान देना। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज एजो ग्रुप, ये एजो ग्रुप है जो दो रिंग को कपल करने का काम कर रहा है। इन दो रिंग्स की कपलिंग हो रही है एजो ग्रुप के थ्रू। इस एजो ग्रुप के थ्रू क्या हो रहा है, दो बेंजीन रिंग्स की कपलिंग हुई है। एक बेंजीन रिंग, वन बेंजीन रिंग कम्स फ्रॉम डायजेनियम आयन एंड वन बेंजीन रिंग कम्स फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड यूज्ड इन द रिएक्शन। तो एरोमेटिक कंपाउंड की एक बेंजीन रिंग, डायजेनियम आयन की एक बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग को कपल करने का काम किया है किसने, इस एजो ग्रुप ने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एजो ग्रुप यहां पर कपल कर रहा है, इसलिए इन रिएक्शंस को, दीज रिएक्शंस आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज कपलिंग रिएक्शंस एंड दीज आर एजोडाइस फॉर्मेशन रिएक्शन। ये सब एजोडाई फॉर्मेशन की रिएक्शन है। नेक्स्ट आप देखो रिएक्शन विद फिनॉल। सेम, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन रिंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+। याद करो ESR हमने पढ़ चुके हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस मैं यहां पर नेट रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा और H को H+ के फॉर्म में रिप्लेस कर देगा। तो इस केस में प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ये कंपाउंड।
एंड दिस इज ऑरेंज डाई, दिस इज ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज डाई है। Reaction with aniline, a yellow dye. Reaction with phenol, an orange dye. And this compound is beta-naphthol. ध्यान देना, this compound is beta-naphthol. और beta-naphthol के साथ में अगर आप डायज़ोनियम आयन की रिएक्शन करवाएंगे लो टेम्परेचर पर, फिर से वही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन रिंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन। और इस केस में भी क्या होगा देखो, जब इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड दिस इज रेड ऑरेंज डाई, दिस इज रेड ऑरेंज डाई, दिस इज रेड ऑरेंज डाई। तो ध्यान देना, रिएक्शन विद एनिलीन यू विल गेट येलो डाई, दैट इज एनिलीन येलो पैरा अमीनो एजोबेंजीन। रिएक्शन विद फिनॉल ऑरेंज डाई, एंड रिएक्शन विद बीटा नेफ्थॉल रेड ऑरेंज डाई। सो ऑल ऑफ दीज आर एजोडाइज फॉर्मेशन रिएक्शंस, दीज आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज कपलिंग रिएक्शन। और ये मैंने आपको बताया डायएजोनियम आयन का यूज, मैंने आपसे क्या कहा, डायएजोनियम आयन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री। इसका यूज आप डाइस फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई डायज़ोनियम आयन की टेम्परेचर कंडीशन में, इसका यूज आप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। और एक लास्ट रिएक्शन में आपको और बता रहा हूं डायज़ोनियम आयन की, लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ डायज़ोनियम आयन। ये नेट रिएक्शन आपको याद रखनी है, इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं है। ध्यान देना, इफ diazonium salt is reduced by using H3PO2 plus water, hypophosphorus acid plus water. This is hypophosphorus acid plus water और ethanol. दोनों में से आप कोई भी यूज करें, either hypophosphorus acid plus water और ethanol. तो डायज़ोनियम सॉल्ट का रिडक्शन अगर आप करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर या फिर इथेनॉल के थ्रू, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा देखो, ओवरऑल रिएक्शन में यहां पर ये कंडीशन आएगी, ओवरऑल रिएक्शन में यहां पर ये कंडीशन आएगी, एक H यहां पर ऐड होगा और एक H यहां पर ऐड होगा। देखो यहां पर H ऐड होने का मतलब HCl, ये बन जाएगा N2, और यहां पर H ऐड होने का मतलब बेंजीन फॉर्मेशन। तो इस केस में डायज़ोनियम सॉल्ट इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन, डायज़ोनियम सॉल्ट इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन। So this is about reduction of diazonium ion by using hypophosphorus acid plus water और ethanol। तो ये एक नेट रिएक्शन आपको रिडक्शन की याद रखनी है। और इससे पहले वाली दोनों रिएक्शन तो कंसेप्चुअल है, देखो उनके मैकेनिज्म्स क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने डिस्कस किया। अगर आप डायज़ोनियम आयन को लो टेम्परेचर कंडीशन में यूज करें तो इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर डाइस। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, जो पार्ट 2 में ESR में ऑलरेडी हम डिटेल में मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप डायज़ोनियम आयन को यूज करें टेम्परेचर कंडीशन में तो इन रिएजेंट्स की रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। These are examples of nucleophilic substitution reaction। nucleophilic substitution भी हम पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डायज़ोनियम आयन का यूज है, और डायज़ोनियम आयन का फॉर्मेशन वो तो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप डायज़ोनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हमने अल्कोहल प्रिपरेशन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक तो मैंने आपको बताया रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन, और दूसरा मैंने आपको बताया बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड, और उसी में फिर कुछ मैंने आपको डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड रिएक्शंस आपको बताई। तो इसी के साथ में अल्कोहल का जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर बात ये? अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।